हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लिया था राजकोषीय नीति का पहला पार्ट, जिसमें हमने लिया था राजकोषीय नीति का अर्थ क्या होता है, उसकी विभिन्न अर्थशास्त्री ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तीसरा हमने लिया था कि परंपरावादी अर्थशास्त्री राजकोषीय नीति के बारे में क्या कहते हैं और आधुनिक अर्थशास्त्री इसके बारे में अपने क्या विचार देते हैं। अब हम लेते हैं आज इसका दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि राजकोषीय नीति के उपकरण क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कि किन उपकरणों के आधार पर राजकोषीय नीति अपने विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। और दूसरा हम लेंगे कि इसके क्या उद्देश्य हैं, राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं और उनको पूरा करने के लिए कौन कौन से उपकरण हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि राजकोषीय नीति के उपकरण की किन नीतियों या किन साधनों की सहायता से राजकोषीय नीति अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। तो इसमें सबसे पहला है, मुख्य रूप से 4 साधन राजकोषीय नीति के इसमें शामिल किए जाते हैं: सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक आय, जिसमें मुख्य रूप से हम टैक्सेशन या करारोपण को शामिल करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक आय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सोर्स जो है, स्रोत जो है, वो क्या है? कर, कि टैक्स के माध्यम से सरकार को आय का एक बड़ा भाग प्राप्त होता है। उसके बाद लेंगे कि सार्वजनिक व्यय के किस प्रकार से, तो करारोपण के माध्यम से सरकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। फिर सार्वजनिक व्यय सरकार किस प्रकार से करती है कि उसके प्रमुख उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। फिर सरकार सार्वजनिक आय यदि सार्वजनिक व्यय से कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक ऋणों का सहारा लेती है। विकासशील और अल्प विकसित देशों में तो सार्वजनिक ऋणों का बहुत महत्व होता है। और इसके साथ साथ सरकार उसके बाद भी यदि सरकार का काम न चले तो सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार नई मुद्रा जारी करती है। तो इस तरह से ये हुए सार्वजनिक राजकोषीय नीति के उपकरण, जिनकी सहायता से सरकार जो है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब हम लेते हैं कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं, जिनको पूरा करने के लिए इन सारे साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य विभिन्न देशों की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हम विभिन्न देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटते हैं: विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होंगे, ये उस देश की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वो विकसित देश है, विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है। विकसित देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? पूर्ण रोजगार के बिंदु पर आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, क्योंकि जो विकसित देश हैं वहां पर क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति भी होती है और आर्थिक स्थायित्व भी होता है। प्राप्त वो कर चुके होते हैं, केवल उसको बनाए रखना होता है। उनकी कोशिश रहती है विकसित देशों की कि जो हमारा आर्थिक स्थिरता या पूर्ण रोजगार का जो स्तर है वो बना रहे। जबकि विकासशील देशों का उद्देश्य क्या है? देश का तीव्र रूप से आर्थिक विकास करना। विकासशील देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत कम होती है, इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास की गति को तेज करना। किस प्रकार से आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। तो इस तरह से आर्थिक नीति के उद्देश्य, जैसे विकसित देशों के लिए उस आर्थिक स्थिरता या आर्थिक विकास की दर को बनाए रखना उद्देश्य होता है, जबकि विकासशील या अल्प विकसित देशों का उद्देश्य क्या है? तेजी से आर्थिक विकास करना। तो आर्थिक नीति के उद्देश्य हम इन प्रकार से ले सकते हैं कि राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला है आर्थिक स्थायित्व, कि सरकार जो है राजकोषीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तेजी व मंदी को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, मतलब आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था में जितना ज्यादा आर्थिक स्थायित्व होगा उस अर्थव्यवस्था का उतना ही ज्यादा विकास होगा। क्यों होगा? क्योंकि आर्थिक स्थायित्व जितना ज्यादा होगा तो निवेश उतना ही ज्यादा होगा, और निवेश ज्यादा होगा तो इससे लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, और रोजगार ज्यादा मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये पूर्व शर्त है कि जितना ज्यादा आर्थिक स्थायी उतनी ही ज्यादा आर्थिक विकास की दर। दूसरा उद्देश्य है जो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करती है, वो है आर्थिक पूर्ण रोजगार, की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो। वैसे तो पूर्ण रोजगार का मतलब, ये पूर्ण रोजगार जो है एक काल्पनिक अवस्था है, किसी भी
अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। परंतु पूर्ण रोजगार का अर्थ हम जान लें कि पूर्ण रोजगार से तात्पर्य है कि एक देश में जितने भी काम करने के योग्य व्यक्ति हैं, निश्चित मजदूरी की दर पर काम करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, उन सबको यदि काम मिला हुआ है तो उस अर्थव्यवस्था को हम पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था मानेंगे। परंतु ऐसा किसी भी देश में संभव नहीं है। अगला उद्देश्य है आर्थिक विकास की गति को तेज करना, कि किस प्रकार से लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उससे राष्ट्रीय आय बढ़े और देश में उत्पादन और रोजगार बढ़े। अगला उद्देश्य है राजकोषीय नीति का, कि आर्थिक विषमता को दूर करना, किस प्रकार से आय और राजकोषीय नीति अपने विभिन्न यंत्रों का किस प्रकार से प्रयोग करे जिससे आय और धन के वितरण की जो असमानता है वो कम हो जाए, उसका जो गैप है वो धीरे धीरे कम होकर अंत में वो समाप्त हो जाए। आर्थिक विषमता का मतलब अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा अंतराल है। तो उस अंतराल को दूर करने के लिए राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय आदि का सहारा लेती है और उसकी सहायता से वो इन उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास करती है। अब हम लेते हैं इन उद्देश्यों। सबसे पहला उद्देश्य है राजकोषीय नीति एवं आर्थिक स्थायित्व, कि राजकोषीय नीति के माध्यम से आर्थिक स्थायित्व को कैसे प्राप्त किया जाए। आर्थिक स्थायित्व का मतलब है यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व नहीं है तो या तो तेजी की स्थिति होगी या तो मंदी की स्थिति होगी। तो यदि तेजी की स्थिति है तो उसे हम मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं। तो उस समय सरकार कैसे स्थिरता लाए, तो उस समय सरकार यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है तो सरकार के मुख्य रूप से तीन अस्त्र है, कर, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण। तो यदि सरकार करों की दर में वृद्धि कर दे, मतलब प्रगतिशील करारोपण करे, तो ऐसी स्थिति में धनी व्यक्तियों पर ज्यादा कर लगेगा, गरीबों पर कम कर लगेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे क्या होगा, जो आर्थिक स्थिरता की तरफ आ जाएगा। इसी तरह सरकार सार्वजनिक व्यय को कम कर दे, सार्वजनिक व्यय को कम करेगी तो लोगों को कम आय होगी और कम आय होगी तो वस्तुओं की मांग कम करेंगे। इसके साथ सरकार क्या कर सकती है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कर सकती है। सार्वजनिक ऋण मतलब जो नागरिकों से लिया जाता है, अपने देश के नागरिकों से जो आंतरिक ऋण सरकार लेती है, यदि उसमें वृद्धि कर दे कि इतना ऋण आपको, मतलब ऋण का मतलब अनिवार्य बचत, की इतनी बचत आपको करनी है, तो ऐसी स्थिति में भी लोगों को वो बचत करनी होगी जिससे उनकी उपभोग योग्य जो आय है वो कम होगी और उपभोग योग्य आय कम होने से वो वस्तुओं की मांग कम करेंगे और वस्तुओं की मांग कम करने से वो वस्तु की जो कीमत है या मुद्रास्फीति की स्थिति वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाएगी। इसके साथ ही घाटे के बजट के स्थान पर संतुलित बजट बनाए। घाटे का बजट का मतलब है कि जब सरकार आपको आय तो कम है लेकिन वो खर्चा ज्यादा कर रही है, ज्यादा खर्चा कर रही है तो इससे लोगों को इनकम ज्यादा हो रही है, इनकम ज्यादा हो रही है तो वस्तुओं की मांग ज्यादा कर रहे हैं। परंतु यदि सरकार संतुलित बजट बनाएगी तो ऐसी स्थिति में आय और व्यय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों बराबर रहेंगे और संतुलित रहेंगे, जिससे ना तो वस्तुओं की मांग ज्यादा नहीं होगी। तो यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है तो इन तीनों चीजों को सरकार को करों में प्रगतिशील करारोपण करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय को कम करना चाहिए, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार को व्यक्ति के हाथ से पैसा सरकार की तरफ हस्तांतरित करना है, कि जितनी कम पैसा होगा तो वस्तुओं की मांग वो कम करेंगे और कम करेंगे तो ऐसी स्थिति में की कीमतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। इसके विपरीत यदि मंदी की स्थिति है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, राजकोषीय नीति के अंतर्गत विपरीत काम करने पड़ेंगे। कर की दरों में कमी करनी होगी, क्योंकि मंदी का मतलब है वस्तुओं की मांग बहुत कम है जिनके कारण उसकी कीमतें कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना पड़ेगा, कर की दर में सरकार का उद्देश्य क्या है, लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा क्रय शक्ति हो। क्रय शक्ति कब होगी, जब उनके पास ज्यादा उपभोग योग्य आय होगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार एक तो कर की दरों में कमी कर दे, कर की दर यदि कम हो जाएंगी तो लोगों की जो आय है, उपभोग योग्य आय है वो बढ़ जाएगी, जिससे वो ज्यादा खर्चा करेंगे। सार्वजनिक व्यय को सरकार बढ़ा दे, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाएगी तो भी लोगों को आय प्राप्त होगी जिससे वो ज्यादा खर्चा करेंगे। और सार्वजनिक ऋण में कमी कर दे। तो यदि तीनों काम करती है तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से जो धन का हस्तांतरण है वो व्यक्तियों की तरफ होगा, व्यक्तियों की हाथ में क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग ज्यादा करेंगे और इस तरह से मंदी की स्थिति से निकल सकते हैं। दूसरा है रोजगार वृद्धि के लिए राजकोषीय उपाय, कि रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि यदि
रोजगार को बढ़ाना है तो हमें प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना होगा। प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाने का मतलब है लोगों की उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा, और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए हमको कार्य करना होगा। तो जितनी ज्यादा उपभोग प्रवृत्ति होगी, वस्तुओं की मांग उतनी ही ज्यादा होगी, कहने का मतलब प्रभावपूर्ण मांग उतनी ही ज्यादा होगी, और प्रभावपूर्ण मांग ज्यादा होगी तो निवेश ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा होगा तो रोजगार ज्यादा होगा, और इससे लोगों को और ज्यादा काम मिलेगा। तो प्रोफेसर कीन्स के अनुसार धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धनों के उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे कि प्रोफेसर कीन्स क्या कहते हैं कि धनी व्यक्ति की अपेक्षा क्या है, निर्धन व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। हम सभी जानते हैं कि निर्धन व्यक्ति अपनी आय का लगभग 80% भाग केवल उपभोग पर खर्च करता है, और कई बार तो 100% उसका उपभोग पर ही खर्च हो जाता है। तो उसकी उपभोग प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यदि उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाना है तो प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि निर्धन वर्ग की आय में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो निर्धन वर्ग की आय में वृद्धि कब होगी, जब धनी व्यक्तियों पर ऊंची दर से कर लगाया जाए और उस सार्वजनिक आय को निर्धन वर्ग पर खर्च कर दे। यदि सरकार धनी व्यक्तियों की, निर्धन व्यक्ति की आय को बढ़ाना है तो धनी व्यक्तियों पर ज्यादा कर लगाए, क्योंकि उनकी उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होती नहीं, तो उन पर यदि ऊंची दर से कर लगाकर उसको निर्धन वर्ग पर खर्च कर दे, तो ऐसे स्थिति में उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी, और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी तो प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो रोजगार में वृद्धि होगी। फिर यह कि प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाने के लिए दूसरा है कि निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। तो निवेश, सरकार दो प्रकार से निवेश होता है, एक व्यक्तिगत निवेश होता है और एक सरकारी निवेश होता है। व्यक्तिगत निवेश जो होता है वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता या ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जो भी व्यक्ति, निजी व्यक्ति निवेश करेगा वो उधार लेकर करेगा, उधार लेकर ब्याज पर पैसा लेकर वो धन को निवेश करेगा। तो वो सबसे पहले ये पता करेगा कि जो मैं निवेश कर रहा हूं उससे मुझे कितना फायदा होगा, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कितनी है कि एक इकाई पूंजी यदि बढ़ाता हूं तो इससे मुझे कितना लाभ होता है, उत्पादन कितना बढ़ता है, और फिर ब्याज की दर। इन दोनों को तुलना करके वो तब निवेश करता है कि यदि मान लो ब्याज की दर की तुलना में पूंजी की सीमांत उत्पादकता अधिक है तो निजी व्यक्ति निवेश करेगा, वरना वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको, निजी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य जो है लाभ पर आधारित है। निजी निवेश जो होता है वो लाभ पर आधारित होता है, जितना ज्यादा लाभ होगा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा करेंगे निजी निवेशक, परंतु यदि लाभ नहीं होगा तो वो निवेश नहीं करेंगे। तो कीन्स कहते हैं कि व्यक्तिगत निवेश जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर पर निर्भर करता है। मतलब इन दोनों की तुलना की जाती है कि यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ज्यादा है और ब्याज दर कम है तो निजी निवेशक ज्यादा निवेश करेंगे, और यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम है और ब्याज की दर ज्यादा है तो निवेश नहीं करेंगे। तो इसको बढ़ाने के लिए और उद्यमियों को, नए जो निजी निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए कीन्स कहते हैं कि सरकार को विनियोग करना चाहिए। सरकार को निवेश किस में करना चाहिए, आधारभूत ढांचा जो है वो सरकार को बनाना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा निजी निवेशक वहां पर आकर्षित हों, और इसके साथ ही विदेशी पूंजीपतियों को भी अपनी तरफ आमंत्रित करके निवेश करना चाहिए। तो इस तरह से निजी निवेश। दूसरा है सरकारी निवेश। अब यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो सार्वजनिक केवल एक ही सहारा है, उस समय निजी निवेशक निवेश नहीं करते। मंदी की स्थिति है तो क्योंकि उस समय निवेश से हानि का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में निजी निवेशक उस समय निवेश नहीं करते। तो उस समय सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करके रोजगार के स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। तो अर्थशास्त्री या प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि उस समय सरकार को निवेश बढ़ाना चाहिए, मतलब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि मंदी के डर से निजी उद्योगपति तो उस समय निवेश नहीं करेंगे। इस कार्य के लिए सरकार को ऐसी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए जो रोजगार में वृद्धि करें और दीर्घकाल तक उन्हें चलाया जा सके। तो इस तरह से हम रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। अब वैकल्पिक राजकोषीय नीति है, रोजगार को बढ़ाने की एक दूसरी वैकल्पिक राजकोषीय नीति और है, जिसमें पहला है घाटे का व्यय। सरकार अपने खर्चे को घाटे की वित्त व्यवस्था से भी पूरा कर सकती है। यदि सरकार नोट छापकर सार्वजनिक व्यय करती है तो इस क्रिया से भी रोजगार में वृद्धि होगी। यदि सरकार सार्वजनिक ऋण तथा करारोपण से आय प्राप्त करके व्यय करे तो ऐसे में लोगों के उपभोग में कमी आएगी और इसके परिणाम से रोजगार में कमी आएगी। तो एक वैकल्पिक नीति जो अर्थशास्त्री कहते हैं वो है घाटे का व्यय, मतलब घाटे की वित्त व्यवस्था यदि सरकार बनाती है, क्योंकि जब मंदी की स्थिति है उस समय क्या है, लोगों की उपभोग पहले कम है,
आय कम है इसलिए उपभोग कम है। इस समय यदि सरकार ने करारोपण कर दिया या सार्वजनिक ऋण ले लिया तो उपभोग में और कमी आ जाएगी और रोजगार में और कमी होगी। तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, नए नोट छापकर सार्वजनिक व्यय को पूरा करना चाहिए, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा मांग करेंगे, मांग करेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा। व्यय के बिना घाटा। दूसरा तरीका है कि यदि सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था को नहीं करना चाहती तो सरकार क्या करे, कर की दर को कम करके, मतलब उद्देश्य क्या है, रोजगार बढ़ाने के लिए उपभोग में वृद्धि करनी पड़ेगी, उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका तो यह है कि सरकार क्या करे, नए नोट छाप दे, ना कर लगाने हैं और ना ही उनको कर की दर में वृद्धि करनी है, सार्वजनिक ऋण लेना है तो नए नोट छाप ले। यदि सरकार घाटे की वित्तीय व्यवस्था को नहीं अपनाना चाहती तो सरकार क्या करे, कर की दर को कम कर दे, जो टैक्स रेट है उनको कम कर दे। उसको कम करने से भी प्रभावपूर्ण मांग बढ़ जाएगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा और इससे सरकार को, इससे रोजगार में वृद्धि होगी और इससे अर्थव्यवस्था विकास की तरफ चलेगी। घाटे के बिना व्यय, इस प्रकार की क्रिया को संतुलित बजट गुणक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय में उतनी वृद्धि की जाती है जितनी कर की राशि में वृद्धि की गई है। मतलब इसको घाटे के बिना व्यय मतलब संतुलित बजट। संतुलित बजट में सरकार क्या करती है, जितनी कर की राशि में वृद्धि की है उतना ही वो सार्वजनिक व्यय कर देती है, जिससे जो मांग में, कर के कारण वस्तुओं की मांग में जो कमी होती है वो सार्वजनिक व्यय के द्वारा पूरी की जा सकती है। तो ये वैकल्पिक नीतियां हैं जिनकी सहायता से सरकार जो है, इस तरह की वैकल्पिक राजकोषीय नीति को अपनाकर सरकार जो है रोजगार में वृद्धि कर सकती है। अब है राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास कैसे कर सकते हैं राजकोषीय नीति के माध्यम से। आर्थिक विकास का संबंध किससे है, पूंजी निर्माण से। जितना ज्यादा पूंजी निर्माण होगा अर्थव्यवस्था का विकास उतना ही ज्यादा होगा। पूंजी निर्माण निर्भर करता है बचत पर, बचत निर्भर करती है व्यक्ति की आय पर। आय जितनी ज्यादा होगी, प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी, बचत ज्यादा होगी, बचत ज्यादा होगा तो विनियोग ज्यादा होगा, विनियोग ज्यादा होगा तो पूंजी निर्माण ज्यादा होगा। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से इस चयन को हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि किसी भी देश की के आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विकास को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व सीमांत बचत प्रवृत्ति माना जाता है। परंतु चूंकि विकासशील देश जो है इसमें आय कम होने के, प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण सीमांत बचत प्रवृत्ति कम होती है, जिसके कारण से पूंजी निर्माण में वृद्धि नहीं हो पाती। इसलिए विकासशील देशों में क्या करना होगा, राजकोषीय नीति को प्रभावी बनाकर पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करनी होगी। उसका एक तरीका है कि अनिवार्य बचत कर दी जाए, कि लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि इतनी बचत तो आपको करनी है। तो अनिवार्य बचत जो है वो, उससे निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो पूंजी निर्माण बढ़ेगा। सरकार व्यय कर में वृद्धि करके भी भोग में कमी कर सकती है। दूसरा तरीका है कि सरकार व्यय पर कर लगा दे, एक्सपेंडिचर टैक्स लगा दे, कि जितना ज्यादा खर्चा करेंगे टैक्स की दर उतनी ही ज्यादा होगी, तो इससे भी लोग व्यय में कमी करेंगे और बचत करेंगे। या सरकार प्रभावशाली कर प्रणाली लगाए, ऐसी स्थिति में भी लोग जो है बचत करेंगे और उस स्थिति में भी विनियोग या पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी। इसके साथ ही उचित आर्थिक नीति, उचित आर्थिक नीतियों का संचालन करके भी सरकार क्या कर सकती है, जो निवेश करता है उनको नए नए निवेश करने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। मतलब सरकार इस तरह से आर्थिक नीति बनाए जिससे उसके परिणाम स्वरूप निजी निवेशकर्ता जो है उनको प्रोत्साहित किया जा सके कि वो नए नए निवेश करने के लिए आकर्षित हों। राजकोषीय नीति का उद्देश्य उपभोग व अन्य गैर विकास कार्यों की ओर से पूंजी निर्माण को विकास कार्यों की स्थानांतरण करना होता है। मतलब राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है कि उपभोग और जो अन्य गैर विकास के कार्य हैं वहां से पूंजी निर्माण को निकालकर विकास के कार्यों की तरफ उसको स्थानांतरित कैसे किया जाए। तो इस तरह से ये सारे काम करके सरकार क्या कर सकती है, आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकती है। अब है एक राजकोषीय नीति का उद्देश्य है कि आर्थिक विषमता, आय और धन के वितरण की विषमता को कैसे पूरा किया जाए।
तो वर्तमान समय में राजकोषीय नीति के द्वारा आय की असमानता को दूर करने के प्रयत्न किए जाते हैं। इसके लिए दो तरह के तरीके अपनाती है सरकार। सरकार के पास दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिनकी सहायता से आय और धन के वितरण की असमानता को कम किया जा सकता है। एक तो है प्रगतिशील करारोपण। प्रगतिशील करारोपण का मतलब है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है, कर की दरों में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि आय अधिक किसकी होगी? धनी व्यक्तियों की। तो धनी व्यक्तियों पर जितना ज्यादा सरकार टैक्स लगाएगी और गरीबों पर बहुत कम या नहीं लगाएगी, तो ऐसी स्थिति में आय और धन के वितरण की असमानता धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो पहला तरीका तो यह है कि सरकार यदि प्रगतिशील करारोपण करती है तो इससे भी धनी व्यक्तियों का जो पैसा है वो सरकार की तरफ चला जाएगा और आय और धन के वितरण की जो असमानता है वो कम हो जाएगी। दूसरा है कि सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करे। प्रगतिशील करारोपण के कारण सरकार को जो आय प्राप्त हुई है, यदि वो सार्वजनिक व्यय वो निर्धन वर्ग पर खर्च कर दे, सरकार अपना जो सार्वजनिक व्यय जो है वो उसका अधिकतर भाग यदि निर्धन वर्ग पर खर्च करेगी, तो ऐसी स्थिति में भी निर्धन वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होगा, उनको ज्यादा स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, ज्यादा काम करेंगे, रोजगार ज्यादा मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो आय और धन के वितरण की ये जो असमानता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इस तरह से राजकोषीय नीति के माध्यम से या तो प्रगतिशील करारोपण करके या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके सरकार आय और धन के वितरण की जो असमानता है उसको कम कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में लिया कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य तो क्या क्या हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने 4 लिए। आर्थिक विकास की गति को तेज करना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, आर्थिक स्थायित्व और आय और धन के वितरण की असमानता को कम करना। वैसे विभिन्न अर्थशास्त्री जो है कहते हैं कि ये जो राजकोषीय नीति के उद्देश्य जो है वो देश की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। जैसे विकसित देशों का उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थायित्व और पूर्ण रोजगार की दर को बनाए रखना। वहां पे ऑलरेडी विकास की दर तेज है, ऊंची है, तो उसको बनाए रखना चाहते हैं। जबकि विकासशील और अल्प विकसित देशों की समस्या है आर्थिक विकास की गति को तेज करना, तो वो उसको तेज करने का प्रयास करते हैं। तो इन चारों मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजकोषीय नीति के पास मुख्य रूप से 4 उपकरण है। करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था। तो इन चारों के द्वारा सरकार क्या करती है? आय और धन के इस चारों के द्वारा सरकार आर्थिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। थैंक यू।